अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन टकराव जीत का सर्च टेलीविजन पर। बहुत बड़ा मैच था जिसको पाकिस्तान टीम ने बहुत छोटा मैच बना दिया। पाकिस्तान टीम ये मैच जीत रही थी, किसी सूरत ये मैच पाकिस्तान टीम की दस्तरस से बाहर नहीं था। इंडिया जैसी बैटिंग लाइन जो कि इस तरह की पिच पर 160-170 करने की अहलियत रखती थी, पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप ने जान मारी। शादाब को हमने एक थैली में छुपाया और उसके बाद जो बाकी बॉलर्स हैं उन्होंने इंडियन टीम को 119 पे आउट कर दिया। शादाब खान बच गए फैंटी खाने से और हमने सोचा शादाब बॉलिंग में फैंटी खा रहा है तो बैटिंग में कुछ करेगा। फिर वही हुआ, ना तो इफ्तिखार चाचा, वो सही चाचा नाम रखा है उसका, वो उससे शॉट लगे, ना उनसे बॉल टच हो, ना उनसे छक्के लगे, ना चौके लगे, ना सिंगल हो। इमाद वसीम टेलीविजन पर बैठ कर ये बड़ी बड़ी हाँकते थे, बड़ी बड़ी फेंकते थे, वो यूं करता है, वो यूं करता है, तो मैं होता तो मैं ये कर देता, मैं था तो मैं यूं था। बॉल उनसे टच नहीं हो रही, कीपर के साथ बॉलर खेले चला जा रहा है और इमाद वसीम पिच के बीच में बाबलों की तरह खड़ा हुआ है। बाबर आजम साहब बड़ी स्कोर, T20 के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, दुनिया के नंबर 1 बैटर रहे। रिजवान साहब दुनिया के नंबर 1 नंबर 2 बैटर रहे। ये T20 के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स। फ़खर साहब जिन्होंने पिछले मैच में फेस नहीं किया था, इसमें फेस किया तो आए गैर ज़रूरी शॉट्स पर शुरू हो गए। मैच हाथ में था, गैर ज़रूरी शॉट, एक थकी हुई सी पांड्या की बॉल, उनके जाके आगे शॉट मारने गए, जंप आउट मारा, निकले, आउट हो गए। पंट ने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा। इफ्तिखार साहब से ना तो फील्डिंग होती है, स्लिप में खड़े रहते हैं, कैचेस उनके बस की बात नहीं है। और दूसरी तरफ उस्मान साहब PSL की बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस का चूरन बेचकर हमें टीम में ले आए गए। और उस्मान साहब ना तो बैटिंग करने के काबिल हैं और ना फील्डिंग के। कीपर होकर फील्ड में जहाँ पर कैचेस पकड़ने थे वहाँ रॉन्ग डाइव मारना, बॉल बॉडी सब अवे रखना। फ़खर साहब तो वैसे ही फील्ड में कैच भागकर पकड़ते नहीं हैं, तो सोए रहते हैं। पंट को चांसेस देते रहे, वरना 80-90 पर भी आउट हो सकती थी ये टीम। बहरहाल इंडिया बहुत अच्छा खेली, डिज़र्व भी करती थी। क्या बॉलिंग की, क्या कैप्टेंसी की, और जिसको वो अपना मैच विनर मानते हैं बुमराह, वो हकीकी मानों में मैच विनर है। चेंज में आया 16वें ओवर में, पूरा मैच हाथ से ले गया। रिजवान जैसे बैट्समैन जो बार बार वनडे वर्ल्ड कप में भी जिस तरह आउट हुए, इसमें भी वैसे ही आउट हुए। कोई फर्क नहीं आ रहा, एक ही तरह लेग पर शॉट मारते आउट हुए चले जा रहे हैं। ओ भाई 40-45 बॉलें खेल ली हैं, शर्म कर लो यार, कोई मैच फिनिश कर लो, कोई पाकिस्तानी कौम के जज्बात का एहसास कर लो, कोई मीडिया जो तुम लोगों को सपोर्ट कर रहा है उसी का एहसास कर लो। $25-25 की तुम तस्वीरें खिंचवाते हो, सेल्फियां लेते हो, शर्म करो इस बात की। इससे ज़्यादा कोई दे भी नहीं रहा है और सही नहीं दे रहे, तो शर्म करनी चाहिए पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट। वहाब रियाज जैसे तुर्रम खान बैठे हुए हैं सीनियर मैनेजर और सिलेक्टर बन के, सिलेक्शन में एक हमारे पास बंदा नहीं है कि आज़म को बाहर निकालो तो आज़म जैसा इमाद ले आओ अनफिट, इफ्तिखार को बाहर निकालो तो साइम को ले आओ, कोई ऑप्शन नहीं है। वो ओपनर खेलता है, कहेगा मैं नीचे आके नहीं खेल सकता। बाबर साहब और रिजवान साहब को ये पिच सूट करती थी, वो गए ओपन और कुछ करके आना था, वो कुछ किए बगैर आ गए। पता नहीं क्या कुछ होता रहा इस मैच में। मैं चले पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, उसने भी बहुत कुछ कहना है। मैंने तो जो कुछ कहना था वो मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना भी नहीं चाह रहा हूँ, मैं बहुत भरा बैठा हूँ, तो बेहतर है कि मैं अपने ज़रा कंट्रोल करता हूँ जज्बात को। साबिर हुसैन हमारा रेगुलर पैनल, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हफीज़ अवान इंटरनेशनल अंपायर हमारा रेगुलर पैनल, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। हैदर भाई सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया जी तमाम दोस्तों का, तमाम हजरात का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि शुरुआत एक शेर से करें ताकि ज़रा दिल और जले। तो डॉक्टर साहब पहले बॉल आपके कोर्ट में। खामोशी काफी नहीं है सर आज। सर इतना बनता सारा तो आपने बोल दिया, आज सारा कुछ वैसे ही बोल दिया। खामोशी बनती नहीं है डॉक्टर साहब। मतलब यह है कि जब
लफ्ज़ साहब का साथ ना दें, अदब पढ़ने वालों को जो गालिब और फैज़ तक सबको पढ़ने की मतलब कोशिश करते हों तालिब इल्म की हैसियत से, उनके पास आज लफ्ज़ों की कमी दरपेश हो, तो सर आप आज समझ आपको जाइए एक कि असर यहाँ आज पर थोड़ा क्या। डिफरेंट करते हैं डॉक्टर साहब। आज जी फैज गालिब को पढ़ने की बजाय ना इनको पढ़ जाते हैं, टीम को पढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि लफ्ज़ों की कमी दरपेश हो गई है हम लोग जैसे लोगों को कि हम टीम पर क्या तबसरा करें। मैच पर तो तबसरा हो नहीं सकता, वो सामने तो पड़ा हुआ है। 120 रन चेज़ ना हो तो फिर तबसरा किस बात का रह गया। आपने रिजवान की बात की, वहीं से शुरू कर लेते हैं। आपने कहा कि रिजवान लेग पर खेलते हैं, यही तो कुछ अर्सा पहले रिजवान साहब से ये सवाल किया किसी ने कि भाई आप ऑफ स्टंप की शॉट को लेग पर उठा के मारते हैं, आप इधर क्यों नहीं खेलते या ये नहीं खेल सकते, ऑप्शन कम है आपके पास। उनका क्या एरोगेंस थी उनके जवाब में। उन्होंने ये कहा, वो ट्वीट भी बहुत ज्यादा चल रहा है हर जगह पर, उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी, जैसे होता है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि मेरी मर्जी मैं लेग पे खेलूं मैं ऑफ पे खेलूं, मतलब तुम कौन होते हो मेरे से पूछने वाले। ये है सर हमारे प्रोफेशनलिज्म की इंतहा। और क्या खूबसूरत और प्योर क्रिकेटिंग आंसर दिया उन्होंने कि यही होना चाहिए था कि क्रिकेट का सवाल क्रिकेट में जवाब। वाह क्या बात है कि मेरी मतलब मेरे में इतनी अहलियत है कि मैं जहां मर्जी मार। और बाकी रही बात के सारे जहां आपने एक एक करके उनको फर्दर नाम ले दिया, तो वो जो मतलब है ना कि बॉलर ने किया, कीपर ने पकड़ा, वापस बॉलर को दिया, बॉलर ने फिर किया, दरमियान में बैट्समैन नहीं था। जिस खास तौर पर साहब की आपने बात की, इन तीनों साहब को वापस क्यों लाया गया था, ये सवाल पहले चले भी उठा था, डॉक्टर फिर अब साहब, उठेगा। आमिर ने जस्टिफाई कर लिया। आमिर ने इस मैच में, पिछले मैच में बहुत बुरी बॉलिंग की, आमिर की वजह से वाइट, लेकिन इस मैच में जस्टिफाई कर गया। ये इमाद वसीम ना किसी काम का, और ये इफ्तिखार ओवर हाइप्ड इफ्तिखार। यार कुछ तो अकल को हाथ मारे, इसको हम हार्ड हिटर कहते हैं। अरसलान भाई सिर्फ मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूं कि उस्मान, आमिर और इमाद तीनों को वापस लाया गया, जाहिर शरायत पे लाया गया। जब इससे पहले मोहम्मद हफीज थे डायरेक्टर, तो उन्होंने कैटेगोरिकली अपने प्रोग्राम में बात की थी कि मैंने अपने तौर पर आमिर और इमाद दोनों से बात की है। उन्होंने कहा जी कि नहीं सॉरी, वी आर मूविंग फॉरवर्ड, हम आगे जा रहे हैं। तो फिर यकदम ये आगे जाने वाली पीछे की तरफ गियर क्यों लगा? इसलिए कि उनको किन शरायत पर वापस लाया गया। वो उन शर्तों पर वापस आए कि आपको यहाँ खिलाया जाएगा, अब यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो मतलब ये था कि थोड़ा सा टाइम उनके पास खाली था, जो आज हफीज ने भी बात की, मोहम्मद हफीज ने यही बात की कि क्या उनके पास टाइम खाली था क्योंकि इस वक्त कोई लीग नहीं हो रही, तो हम चले वर्ल्ड कप में हिस्सा डाल लेते हैं, इसलिए कि वहां से पैसे ले लेंगे और फिर दोबारा से लीगें शुरू कर देंगे, क्योंकि अब दोबारा तो पाकिस्तान ने खिलाना नहीं इनको। तो चले चांस बन गया। तो कौन लाया वापस उनको, किन शर्तों पर वापस लाया, ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और उनके बैट को बॉल क्यों टच नहीं हो रहा था, सारे मिलकर क्या 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 ये कोई साजिश थी? बॉल को बैट क्यों टच नहीं हो रहा था? ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। जी प्लीज। हैदर भाई, साबिर भी भरा बैठा है, लेकिन हैदर भाई ज़रा शुरू में करूंगा बिल्कुल डिफरेंट उस्मान से, बाकी एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे। रह तो अब कुछ नहीं गया। मेरी फेवरेट टीम ऑस्ट्रेलिया है, मैंने तो चुन ली है इस वर्ल्ड कप के लिए। मैं ऑस्ट्रेलिया को भरपूर सपोर्ट करूंगा और मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया को ये वर्ल्ड कप दोबारा जीतना चाहिए, मैं उसके हक में हूँ। और दूसरी टीम जो अच्छी लग रही है मुझे, वो होगी इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से हारी है, किसी छोटी टीम से नहीं। भारत, वो उस पर हम बाद में बात करते हैं। हैदर भाई, उस्मान, आपको याद होगा मैंने ही प्रोग्राम में कहा था कि यार टेक्निक बहुत बड़ा मसला है। जिस बैट्समैन को पाँव ना चलते हो, बॉडी से अवे खेलता हो, वो 360 एंगल भी नहीं ठीक खेल सकता। कम से कम फुटवर्क इतना होना चाहिए, 360 के लिए भी घुटना आगे पीछे नीचे बॉल के सामने कहीं रखना पड़ता है। अंधों की तरह आउट हुआ है। एक और आप देखें, लेफ्ट आर्म स्पिनर की बॉल बीच में जा रही है, ना उनके पाँव चल रहे हैं ना उनका बैट चल रहा है, बॉडी उनकी एक जगह स्टैटिक। क्या क्या खेल रहे हैं यार ये। बिल्कुल अरसलान, देखें इस पे तो काफ़ी हमने बात की है टेक्निकलिटीज़ पे, और आज भी मैं जो कल पाकिस्तान मैच आ रहा है, मैं जज्बाती अंदाज में बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा जो है स्किल्स पे और टेक्निक पे बात करता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये थी कि पाकिस्तान टीम ने होमवर्क नहीं किया था। पाकिस्तान टीम को जो है पहले होमवर्क करना चाहिए था। इस पिच के ऊपर आपको ना तो आप 150 से ऊपर जा सकते हैं अगर आप खुद रन बनाने जाएंगे, और अगर आपको टारगेट भी मिलेगा तो इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा का टारगेट नहीं मिल सकता यहाँ पे, क्योंकि पिच जो है वो इतनी अच्छी नहीं थी। कल वो ठीक है थोड़ा बहुत बेहतर खेली, लेकिन फिर भी उसमें जो है डबल पेस था। इसमें पाकिस्तानी बैटर्स या इंडियन बैटर्स की गलती इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डबल पेस था और वहाँ पे कहीं पे बॉल जो है वो नीचे भी रह रही थी। जिस बॉल पे उस्मान आउट हुआ वो नीचे रह गई थी। उसके अलावा
उनके इंडियन जो आउट हुए प्लेयर्स, उसमें भी वो जो है डबल पेस की वजह से आपने देखा कि जडेजा वगैरह वो पहली गेंद पे कैच आउट हो गए, और सूर्या कुमार यादव भी जो है वो शॉट नहीं खेल पाए। तो बात ये थी कि होमवर्क आप कितना करके आते हैं। आप जब होमवर्क करके नहीं आते हैं तो आपका फिर यही हशर होता है। आपके पास 120 बॉलें थी, 120 रन थे, यानी आपको बड़े शॉट्स पे नहीं जाना था, आपको सिंगल्स के ऊपर जाना था, आपको सिर्फ आपको रोटेट करनी थी स्ट्राइक, आपको रन्स खुद ही मिलते रहते हैं। लेकिन इन्होंने उस पर प्लान पे अमल नहीं किया। आप देखें रिजवान जो है वो कैसे आउट हुए हैं। सारी दुनिया जानती है कि बुमराह जो है हवा में कट करते हैं गेंद को, यानी उनकी बॉल जो होती है हवा में कट होती है, जिसकी वजह से उनको जो है क्रॉस मारना जो है इम्पॉसिबल है, और रिजवान उन्हीं को क्रॉस मारने गए हैं। यानी टेक्निक का भी प्रॉब्लम था, ओवर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा थे, और उसके अलावा रिलैक्स भी थे। उसके अलावा उनकी जो फोकस जो है वो दूसरी चीजों पे थी, क्रिकेट से ज्यादा जो है ना पैसे कमाने पे, बस कहीं से भी, इधर से भी ले लो पैसे, उधर से भी ले लो पैसे। जब आपकी सारी तवज्जो इस चीज पे होती है तो फिर आप खेल के ऊपर ज्यादा नहीं जाते हैं। और अभी भी आप देखिए क्या हुआ है, हार गए मैच, वर्ल्ड कप से आ जाएंगे, फिर सब कुछ सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। चेयरमैन साहब नई सिलेक्शन कमेटी बना देंगे, उसके बाद कैप्टन शायद हो सकता है चेंज हो जाए या नहीं हो, प्लेयर्स 2-3 बाहर आ जाएंगे, 2-3 अंदर आ जाएंगे। जैसे इमाद वसीम अंदर आ गए थे, इसके अलावा अब जिसको अभी आज निकाला था वो वसीम जूनियर जो है वो वापस आ जाएंगे, और मोहम्मद हारिस जो है, अब मोहम्मद हारिस के ऊपर सोशल मीडिया में एक शोर मचा हुआ है। हाँ जी, स्टार बना दिया है। मोहम्मद हारिस से भी क्या होना था, खिला के देख लिया हमने, हैदर अली को भी खिला के देख लिया है, ये टैलेंट बड़ा देख लिया है सर। मैं आपको बता रहा हूं मोहम्मद हारिस की टेक्निक सबसे बेकार है, ये उस्मान साइम अयूब से भी बेकार टेक्निक है उसकी। आप उसको खिला के तो और ये हमारा टैलेंट नहीं आ रहा यार, इस बात को नहीं समझते हैं लोग। हैदर भाई पीआर कंपनीज है ना सर, पीआर पे चल रही है, समझ गए हैं बच्चे कि पीआर कंपनी हायर करो, रिजवान, बाबर, शाहीन, हारिस रऊफ बनो। जी हाँ बिल्कुल। देखिए ये बात हमें मान लेनी चाहिए, हमारा जो है ना बैकअप नहीं आ रहा है, हमारे पास मुल्क में टैलेंट नहीं है। ये आपके जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, इनको हटाएंगे, इन जैसे ही इनसे बेकार ही आएंगे, ये आपको बता दूं। नहीं है टैलेंट आपके पास, खत्म हो चुका है क्रिकेट में टैलेंट। अब इस वक्त पाकिस्तान में डोमेस्टिक में मुझे कहीं भी कोई अच्छा प्लेयर नजर नहीं आता। आप 50 नाम ले लें, मैं उनकी 50 आपको टेक्निकली गलतियां बताऊंगा, क्या क्या गलतियां वो करते हैं। सर 3 से 4 ऐसे हैं, 3 से 4 ऐसे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हैदर भाई, लेकिन 3 से 4 ऐसे हैं जिनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। वो टेक्निकली भी साउंड है, वो खेल सकते हैं। 3-4 तो हर मुल्क में निकल ही आते हैं, नमीबिया में भी निकल आते हैं, पीएनजी में भी निकल आते हैं, इतने ही हमारे पास है। एक सऊद शकील है, अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक को हमने लात मार के बाहर किया कि नहीं 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 तुमने नहीं खेलना भाई, हमारे पास तुमसे बड़ा चाचा इफ्तिखार बैठा है, तुमसे बड़ा उस्मान बैठा है, तुमसे बड़ा आजम खान बैठा है। आजम खान तो खैर बहुत ही बड़ा है, लेकिन आजम खान बैठा है तुमसे बड़ा, और फिर तुमसे बड़ा हमारे पास ये रिजवान और फखर बैठे हैं। भाई बहुत बड़े प्लेयर बैठे हैं, तो अब्दुल्ला शफीक की क्या जगह थी इसमें। दूसरा सऊद शकील, सऊद शकील को आप कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर पर सिंगल डबल करने वाली पिच पर रख सकते थे भाई। वो कोहली को ओपन करा रहे हैं यार, उनको पता था ये पिच मुश्किल है, वो कोहली को ओपन करा रहे हैं। चलो उसके बाद हुरैरा को आप गायब कर देंगे, वो दुनिया की किसी और मुल्क से खेलेगा, बड़ी शानदार फाइंड है। साहबजादा फरहान T20 उसको सूट करता है, शानदार बैट्समैन है। ये 4 तो मैंने आपको वो बताए जो नेचुरल टैलेंट है। टेस्ट के अंदर कामरान गुलाम आपका नेचुरल टैलेंट है। कामरान गुलाम को हम बेंच पे बिठा बिठा के बुढ़ा कर दिया, और उसके बाद हम कहेंगे जी वो हो अब तो इसकी जगह नहीं बनती, ताबिश की तरह जब 650-700 विकेटें ले लेगा, एक मैच खिलाएंगे और बाहर भेज देंगे उसको। ये तो हम करते हैं हैदर भाई, 4 टैलेंट को तो 4 को भी एडजस्ट नहीं करते हम। नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, प्लेयर्स जो हैं कुछ बेहतर हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बात वही है फिर दूसरी चीज आ जाती है ग्रुपिंग की। यहाँ ग्रुप्स बने हुए हैं इस वक्त पाकिस्तानी टीम में, 3 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप वो है जो एक खास तबके को, एक खास जगह के लोगों को लाना चाहता है। दूसरा वो है जो अपने इलाके के लोग, अपने दोस्तों को लाना चाहता है। तीसरा वो जो इन दोनों को पसंद नहीं करता है और उनसे अलग रहना चाहता है। ये 3 की वजह से फिर उसके बाद हमारे चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक गलती की, उन्होंने वहाब रियाज को सीनियर मैनेजर बना दिया। कोई इस किस्म की चीजें जो है ना, वो आप जब बनाते हैं आप टीम में और पोलराइजेशन बना देते हैं, क्योंकि कप्तान जो है हैदर भाई वो नहीं होता नजर वट्टू, नजर लगती है ना तो एक वो नजर वट्टू होता है, वहाब रियाज को नजर वट्टू हर जगह लगा देते हैं उसको, वो कहते हैं इससे नजर नहीं लगेगी टीम को।
पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बेहतरीन कप्तान जो था इमरान खान था। इमरान खान ने कभी भी अपने अलावा किसी को ना टीम सेलेक्ट करने दी, ना कोई सिलेक्टर रखने दिया, ना मैनेजर, कुछ नहीं था। एक आदमी था जो पासपोर्ट संभालता था बस, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। आपका कप्तान जब इतना पावरफुल होगा तो टीम भी रिजल्ट देगी। आपने बाबर आजम को कप्तान तो बना दिया, उसके ऊपर 4 आदमी बैठा दिए। वहां पे आप मुझे बताएं, ये 18 लोग मैनेजमेंट के, वहां पे क्या एक आपका हेड कोच, एक बैटिंग कोच, एक बॉलिंग कोच, एक फील्डिंग कोच, एक हाई परफॉर्मेंस कोच, एक एनालिस्ट, असिस्टेंट्स की भी भरमार है। देखिए ना। उसके बाद आप जब इतने आदमी बैठा देंगे 20 ओवर के मैच में बाबर आजम से, आप फिर क्या, आप उधर से वो कहेगा नहीं इसको खिलाओ, उसको खिलाओ, ये करो, वो करो, ऐसे नहीं टीमें बना करती हैं। विराट कोहली जितने अरसा इंडियन टीम का कैप्टन रहा, उसने अपनी मर्जी से कोचेस रखवाए। रवि शास्त्री को वो लाया था, अनिल कुंबले को उसने फारिग किया। देखिए, कप्तान को आप पावर दें, वो आपको रिजल्ट देगा। लेकिन आप कप्तान को दबा के रखें, फिर क्या होगा? कप्तान देखिए, किसी चीज को जितना दबाएंगे कहीं ना कहीं से तो निकलेगा। हैदर भाई आते हैं जरा, और भी बड़ी चीजें हो गई। मैं तो शादाब पर भी बढ़ा हूँ जी। साबिर साहब सर देखें, आई मीन मेरे लिए तो ये एक्सपेक्टेड था। मैंने कल भी इसे कहा था कि हम लोग हमेशा इंडिया से हारते रहे, क्योंकि देखें ऑन द डे यार वो एक बात बताओ साबिर, सर हारते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह हारे हैं यार, ये जीता हुआ मैच था। ये मैच 120 जो टीम नहीं कर सकती भाई, उनसे माफी मांगो, हाथ जोड़ो, उन्हें कहा जाओ यार, जाके अपने ब्रांड्स बनाओ बड़े बड़े, आप बिजनेस करो, पीआर कंपनियां रखो, एड्स में आओ, एक्टिंग करो, जान छोड़ो क्रिकेट की। देखिए अरसलान भाई, देखें असल में देखा जाए तो ये जो कुछ लड़के हमें मिनते तरले करके लेके आए वापस टीम में, चाहे देखिए अब हमें लोग सुनते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम कुछ बातें ऐसी होती हैं कि नहीं करते, क्योंकि काफ़ी प्लेयर से कुछ फैंस होते हैं और उनको फॉलो करते हैं, तो हमें थोड़ा सा यानी कि सोच सोच के बोलना पड़ता है। आप इमाद वसीम को लेके आते हैं, मोहम्मद आमिर को लेके आते हैं, उस्मान खान को लेके आते हैं, किस बेसिस पे आप उनको लेके आते हैं? क्या पाकिस्तान में प्लेयर्स नहीं थे? एक बात तो ये, और आपने उनको मिनते तरले की थी पीसीबी ने, और ये वहाब रियाज ने भी खास करके कि जी आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप वर्ल्ड कप जिता के दोगे हमें। ये वही खिलाड़ी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ T20 खेलते हैं या T10 खेलते हैं, चाहे उस्मान खान हो, चाहे आमिर हो, चाहे इमाद वसीम हो। इमाद वसीम आता है, इफ्तिखार अहमद को भी किस बेसिस पे आप सिलेक्ट करते हैं? इफ्तिखार अहमद 66 मैचेस खेल चुका है, 129 का इसका स्ट्राइक रेट है, 62 उससे नहीं होती सर, फील्डिंग कुछ भी उससे नहीं होता, बॉलिंग भी ढंग की नहीं कर पाता वो। सर कैजुअल खिलाड़ी हैं, सच बताएं तो जना अब मुझे तो समझ नहीं आती कि किस बेसिस पे। देखें कोई ना कोई रीजन, जस्टिफिकेशन देना हमें। इफ्तिखार के 66 मैचेस में से 50 मैचेस में से कोई मुझे चले कोई 4 मैचेस बता दें, 4 मैचेस मुझे बता दें, कोई भी सिलेक्टर हो, चाहे कप्तान हो, चाहे वाइस कप्तान, मुझे बता 4 मैचेस इफ्तिखार के पिछले 4 सालों में मुझे बताएं हो। मोहम्मद नवाज के हम पीछे पड़ गए थे क्योंकि जो उनसे बॉलिंग नहीं होती यार, वो आपको मैचेस फिनिश तो करके देता था। मोहम्मद नवाज को लेके आए थे, इमाद वसीम को जब हमने निकाला था, मोहम्मद नवाज ने प्रूफ किया था टीम में, ठीक है, उसके आउट ऑफ फॉर्म हर कोई हो जाता है। अगर आप 21 मैचेस साइम को देते हैं तो 21 मैचेस कंसेक्यूटिव आप नवाज को देते थे। हैदर अली आपके पास बंदा था मिडिल ऑर्डर का। अब ये हम वाहिद पाकिस्तानी टीम है जो हम कहते हैं जी इसकी एज ज़्यादा है, इसको ना लेके आओ। देखें शोएब मलिक, मुझे तभी तो खैर नहीं करनी चाहिए बात, मगर शोएब मलिक ऐसा बंदा है, अगर उसकी भाई 40 साल भी उम्र है, स्कोर तो कर रहा है ना, हर लीग में कर रहा है, CPL में कर रहा है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कर रहा है। अगर आप उम्र की बात करते हैं तो इस तरह के 38-39 साल के खिलाड़ी काफ़ी टीमों के अंदर खेल रहे हैं और अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। मगर हमारे यहाँ थोड़ा सा अना का मसला है, सीधी सी बात, अना का मसला है। 2 से 3 टोले अभी से नहीं, ये पिछले 1.5 साल से बन चुके थे, एशिया कप से लेके बन चुके थे। हमारी पाकिस्तान की एक ये टॉप मैनेजमेंट, PCB की बात करूंगा मैं, वो जानबूझ के हमारी टीम को डिस्ट्रॉय करते हैं। ज़का अशरफ के दौर में टीम में फूट पड़ी, तबाही फेरी। सर सरफराज ने टीम सेट करके दी थी, 3-4 साल हमने डोमिनेंस शो की, उसके बाद बर्दाश्त नहीं होता। फिर वही बात करूंगा, बोलेंगे जी पता नहीं ये क्यों, कराची का लड़का था इसीलिए इसको हटा दिया, सॉरी टू से उसको हटा दिया और हमने बेड़ा गर्क कर दिया। बमुश्किल बाबर आजम टीम बना के देते हैं आपको, यंग बच्चों की टीम बना के 2021-22 तक। आप 10-12 साल पहले कुछ भी नहीं थे, दुनिया आपको लिफ्ट नहीं कराती थी। जो आपके स्पॉट फिक्सिंग के करप्शन के आपके केसेस थे, आपके अपने कोई ब्रांड तो मुझे बता दें। हमारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं पिछले 10-12 साल से किसको आइडियलाइज कर रहे हैं भाई? आजकल शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम को, इसके अलावा आपके पास कोई स्टार ही नहीं है। शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम वकार के अलावा आपके पास स्टार ही नहीं है। मसला ये है कि हमारी नीयतों का मसला है, चाहे सिलेक्शन कमेटी हो, हमारे यहाँ सूबाई मसला है, ठीक है। ये आज बात इसीलिए करनी पड़ी है क्योंकि ये काफ़ी जो है ना, ये काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। आप अपनी टीम में अभी लॉबी बन चुकी है सर टीम में, और ये PCB का इसमें बड़ा रोल है। बाबर आजम को जिस तरीके से हटाया गया, जिस तरीके से उसकी ऑडियो लीक्स की, वो बड़ा गलत था। जिस तरीके से शाहीन को बना के वापस शाहीन को हटाया, ये भी गलत है। इसका मतलब कि PCB खुद चाहती थी कि टीम के अंदर ग्रुपिंग हो, ठीक है, टीम के अंदर खिलाड़ी अलग अलग हो जाएं। और देखिए सुपर ओवर को देख लें USA वाले का, जिस तरीके से आमिर ने बॉल की, जिस तरीके से रिजवान बॉल फेंकता है,
तो जिस तरीके से आमिर उसको गुस्सा दिखाता है, आमिर बॉल नहीं पकड़ता, इससे जाहिर होता है कि आपस में देखिए क्या अनबन है। कल की मैच की बात करता हूँ, इमाद वसीम, इफ्तिखार, शादाब खान, 42 आखिरी 7 यानी कि 40 बॉलों पे सिर्फ 19 रन बनते हैं। इसका क्या मतलब है यार? अगर नसीम शाह आके 2 गेंदों पे 10 रन, 3 गेंदों पे 10 रन बना सकता है, उस्मान खान क्रीज से बाहर निकल के हार्दिक पांड्या को चौका मार सकता है, इसका मतलब इमाद वसीम ट्राई क्यों नहीं? ऋषभ पंत भाई उल्टे सीधे शॉट मारे ना, अस्कर पटेल को पता था पिच मुश्किल है, उसने शॉट्स मारे, तो वही 60-65 रन थे जिसकी वजह से इंडिया मैच जीत गया। और वो उन्होंने 60 कैसे छोड़े उस्मान साहब ने भाग भाग के, ना वो पहुंच रहे बॉल तक आसान। सर इमाद वसीम नहीं भाग सकता, इफ्तिखार स्लिप में उसको खड़ा रखा हुआ है, कहीं किसी निकम्मे को कोई उससे कैच नहीं होता। किस किस्म के ये सर आखिरी चीज देखें, इफ्तिखार अहमद जब बैटिंग कर रहे थे, जब इमाद बैटिंग कर रहा था, जब शादाब बैटिंग कर रहा था। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा इफ्तिखार बैटिंग कर रहे थे, बड़े होने की वजह से आप उनकी इज्जत कर रहे हैं, बाकियों को आपने कहा कर रहा था। अच्छा नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज का थोड़ा सा की बात है। लेकिन जब इफ्तिखार बैटिंग कर रहा था तो उसने देखें आखिरी, भाई आप 18वें-19वें बार बैटिंग कर रहे हो, आपको वाइट बॉल आ रही है, आप उसको छोड़ रहे हो, फिर अंपायर को देख रहे हो, यार इतनी आपको सेंस नहीं है। 4-5 साल से आप खेल रहे हो, मुझे तो लगता है अपनी उम्र भी अपनी गलत लिखवाई। आप 33 साल के नहीं है, सॉरी आप 33 साल के नहीं है, आपको इतनी गेम अवेयरनेस नहीं है। और इमाद वसीम खुद भाई तुम ऑफ स्पिनर हो, तुम्हें पता है अस्कर पटेल की सारी बॉलें भाई वो असल में तेज मारते हैं बॉल, उसका बॉल रन तो नहीं होता, तेज बॉल मारता है। एक जगह पर उसने 4 बॉलें की हैं, चारों के चारों बॉलें आपसे बीट हुई, आप सिंगल नहीं ले सकते। ये इसलिए वापस आए थे वर्ल्ड कप जिताने। भाई ये PSL नहीं है, आप जानबूझ के चाहते थे कि मैच आखिर तक जाए, मैं हीरो बनूं, आखिरी ओवर में 15 चेस करूं। आपसे हर दफा नहीं होता, इंटरनेशनल क्रिकेट में और अपना डोमेस्टिक में बड़ा फर्क है। इमाद वसीम की वजह से मैच हारे, 23 बॉलों पे सिर्फ 15 रन बनाए, आपसे एक चौका नहीं लगा, आप तो टच नहीं कर सके बॉल को, आपसे रनिंग नहीं हुई, 2 से 3 डबल। चले मैं जरा एक ब्रेक लेता हूं, वापस आता हूं। तो चेयरमैन PCB का कहना है जी टीम में एक बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, वक्त आ गया है कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। 3 वर्ल्ड कप के बाद 4, 1 वनडे का भी वक्त आ गया है कि मौका दिया जाए। वापस आते हैं जी, ये सर्जरी पर भी बात कर लेते हैं। बैक जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था चेयरमैन PCB ये कह रहे हैं बहुत बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले टीम में बाहर बैठे टैलेंट को आने की ज़रूरत है। कौन सा बाहर बैठा टैलेंट? ये बाहर बैठ गया आज़म, वापस ले आएंगे इसको? कौन बाहर बैठ गया जिसको वापस लाएंगे? वसीम जूनियर को ले आएंगे? किसको ले आएंगे भाई बाहर बैठे को? बता दें, वहाँ जो बैठा हुआ था उसको तो खिलाया नहीं अबरार को। शादाब को बॉलिंग नहीं कराते आप छुपाने के लिए, बैटिंग उससे नहीं होती बड़े मैच में, सारे सुपरस्टार्स बने फिरते हैं। अजीब सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, ये सर्जरी क्या होगी? सर्जरी ज़रा इससे क्या उम्मीद लूँ मैं? हो सकता है कि सी सेक्शन आने वाला हो सकता है, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन लग रहा है कोई ऐसा ही है, कोई इमरजेंसी सी सेक्शन की जरूरत पड़ गई है। क्योंकि ये सर्जरी जो चेयरमैन साहब अब फरमा रहे हैं और साथ कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है, मुझे एक तो ये फिक्रे से कभी समझ नहीं आई कि ये वक्त कैसे पता चलता है कि अब वक्त आ गया, या पहले वक्त नहीं था क्या? जब सर से पानी गुजर जाता है ना, अच्छा पता भी होता है गुजर रहा है, तब वक्त नहीं आता, गुजर जाता है फिर वक्त आता है। यानी कि हम इंतजार करते हैं कि ये गुजर ले तो फिर हम ये फिक्रा बोलें। ये जमाने से हम यही सुनते आ रहे हैं, जैसे नाजुक मोड़ है ना, वो जो मुल्क का नाजुक मोड़ है वो भी उसी तरह चल रहा है और ये भी उसी तरह चल रहा है कि अब वक्त आ गया, ये हो जाएगा। 2007 के वर्ल्ड कप से ले आयरलैंड से हम हारे थे, तब से हम यही सुन रहे हैं कि अब चलो जी शुक्र है, कोई बात नहीं, टीम तो हार गई लेकिन अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हो गया? तब से लेके अब तक क्या फर्क पड़ गया? 2003 के वर्ल्ड कप से लेके जिस वर्ल्ड कप को आप देख ले, जिस इंटरनेशनल इवेंट को देख ले, हर दफा हमें यही लफ्ज सुनने को मिलते हैं। और दोबारा होता क्या, थोड़े से बाहर निकालो और आहिस्ता आहिस्ता करके फिर उनको इन कर लो। ये सर्जरी वजरी कोई नहीं होनी सर, ये उसी तरह की काट पीट छोटी मोटी हो जाएगी जैसे आपने कहा कि वो जो 2 बाहर बैठे। बसरा तो भैया के बेंच पर बैठा कौन हुआ आपके? इस बेंच पर न सही डोमेस्टिक सर्किट में जो 4 लोग आपने गिने, उनके अलावा तो 5वां नाम मेरे तो है ही नहीं सर, है ही नहीं। चारों नाम ले दिए उनको, वो अच्छे हैं या बुरे हैं? अब्दुल्ला शफीक है या हमारे पास उस्मान सलाउद्दीन को हमने पहले जाया कर दिया वनडे की नजर, कुछ भी नहीं खिलाया उस बेचारे को, उसने भी इतनी ढेरों सेंचुरियां कर रखी थी। इसी तरह हैदर अली हो गया या जो भी जितने भी आए थे हमने आजमा लिए, चले गए। अब 2-4 जो बैठे हैं उनको भी आजमा लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पूल में कोई ऐसा टैलेंट, कोई भी ऐसा डोमेस्टिक सर्किट में लोग मौजूद नहीं है। उसकी वजह यही है कि सर ये जो डोमेस्टिक के कोचेज है ना डॉक्टर साहब, पालो लम्या इन्हों और चुक लो लितर। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूँ, इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ये सारे कल्परेट्स हैं, सारे मुजरिम हैं। ये लड़के कैसे खिलाते हैं वो तो आपने खुद सुन लिया था, रिजवान भाई बोलकर गए थे, मैं भी बता देता हूँ।
एक का फ़ोन आया हो मेरा बेटा खिला लो, यासिर हमीद का बेटा बगैर ट्रायल के खेल गया, तो ऐसे ही लड़के आएंगे भाई। तलत हुसैन साहब का बेटा पहला मैच नहीं खेला अभी फर्स्ट क्लास का, और पहले ही डेब्यू कर रहा है बतौर कप्तान, ये नई तारीख रकम कर दी हमने। ऐसे ही होता है सर, ऐसे ही होता है। इसका फ़ोन आ जाएगा, मिसबाह का बेटा खेल जाएगा, फलाना खेल जाएगा, इसका भतीजा नहीं तो उसका दामाद खेल जाएगा। अजीब चक्कर है यार ये, इससे अब कब बात आएंगे। पहले जो अरसलान भाई जरूरत है ना, अगर कोई वाकई हम थोड़ी सी फिक्सेशन की तरफ अगर बात करें, सर्जरी अगर करनी है तो सबसे पहला, अगर मोहसिन नकवी साहब सुन रहे हो या सुन ले आपका प्रोग्राम, तो कम से कम उनको पहला काम ये करें, फ्रेंचाइज क्रिकेट को डोमेस्टिक क्रिकेट से बिल्कुल अलग कर दो। कोई कोच जो किसी फ्रेंचाइज में, कोई किसी कैपेसिटी में, कोई बंदा किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ अटैच्ड है तो वो डोमेस्टिक में या अपने इस तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम नहीं रख सकता। इसलिए कि जब थोड़ा सा लाहौर कलंदर को डोमिनेंस मिली तो उन्होंने अपने प्लेयर भर्ती करने शुरू कर दिए, अपने सारे डालने शुरू कर दिए। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड को चांस मिला, अजहर भाई को चांस मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना खिलाऊं, मैं ना क्यों आजम खान को खिलाऊं, चुपके से पिछली डोर से, बल्कि उसको अपने भाई उसको भी खिला दिया, ला के बॉलिंग करवा दी आयरलैंड के खिलाफ, हसन अली को भी बॉलिंग करवा दी ताकि शायद वो भी फिट न हो जाए। तो शादाब तो खेल ही रहे, यानी कि सारे जितने अनफिट और अंडर परफॉर्मर हैं वो सारे के सारे इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, क्योंकि पीएसएल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीती थी। तो पहला तो काम ये करें, और उससे पहले अगर ये काम करना है, हम रोजाना ये बात करते रहते हैं कि डोमेस्टिक कोचेस या फॉरेन कोचेस, तो फॉरेन कोचेस तक तो हम पहुंच ही गए, बार बार बात होती है कि हाँ जी फॉरेन कोचेस ही होने चाहिए। चाहे फॉरेन कोचेस के साथ मेरा ख्याल है कि चेयरमैन भी फॉरेन से ले आए तो बेहतर है, क्योंकि सिर्फ कोचेस से बात बनने वाली है। यार हैदर भाई, आप डोमेस्टिक को कवर भी करते हैं, लिखते भी हैं बड़ा डोमेस्टिक पर, मैं पढ़ रहा होता हूँ आपकी माशाल्लाह से। डोमेस्टिक में हमें शायद फॉरेन कोचेस की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ बहुत एमरजेंसी तौर पर ज़रूरत है। आए फिटनेस पर काम करें, लड़कों का ब्रेन जो है ना उसकी सर्जरी करें, उनका माइंड ग्रूम करें, उनको मेंटली ग्रूम कर दें कि भाई मैच सिचुएशंस को हैंडल करना क्या होता है, पिच रीडिंग क्या होती है, पिचें उखाड़ के बाहर फेंक दें, लाएँ यहाँ पर पिच लगाएं ऐसी कि जिससे बैट्समैन जल्दी आउट हो, डर हो बैट्समैन को। बैट्समैन आता है सो जाता है, बॉलर के पास मौका ही नहीं होता। लैंड ऑफ पेसर्स हुआ करती थी, हमारे पेसर्स ही नहीं निकल के आ रहे अच्छे। देखिए फॉरेन कोचेस रमीज राजा लेकर आए थे डोमेस्टिक में, और उनका भी यही ख्याल था कि जो हमारे देसी कोचेस हैं वो जो है बार्गेनिंग कर लेते हैं, सौदेबाजी कर लेते हैं और अपने जैसे बातें होनी सारी वैसे काम करते हैं। तो लेकिन फॉरेन कोचेस को अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद जब रमीज राजा की छुट्टी हुई और नजम सेठी साहब ने चार्ज संभाला, उन्होंने सारे फॉरेन कोचेस जो हैं वो फारिग कर दिए। अब वो फॉरेन कोचेस जो हैं वो क्यों आएंगे जब उनके पैसे भी बाकी हैं बहुत सारों के। अच्छा, उसके साथ ये कि एक्चुअली कोचेस आप जितने भी ले आए, जब तक हमारे एक कॉम्प्रिहेंसिव इज्तिमाई सोच नहीं बदलेगी ना, हमारे यहाँ मेहनत करने का कोई है नहीं, फार्मूला नहीं है। हम बैकडोर से आने की कोशिश करते हैं। सारा हमारा मतलब सिर्फ क्रिकेट नहीं, हर जगह यही हाल है, हर जगह यही कोशिश है। अच्छा, क्रिकेट इतनी ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई है कि अब जीत के ऊपर तो किसी का फोकस ही नहीं है। मैचेस मिलने चाहिए, मैचेस मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ब्रॉडकास्टर पैसे देगा, वो पैसे डिवाइड हो जाएंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद कोई नई सीरीज आ जाएगी। तो अब टैलेंट या परफॉर्मेंस या स्टेट्स, इसके ऊपर कोई किसी की तवज्जो ही नहीं है। अब तो सिर्फ यह है कि शेक्सपियर के ड्रामे की तरह शेक्सपियर ने कहा था कि हर आदमी स्टेज पे अपना रोल प्ले करे और चला जाए। यही क्रिकेट में हो रहा है कि बस आओ, 2-4 बॉलें खेलो, जैसे भी खेल सकते हो। अब यहाँ यार ये खबरें किस हद तक दुरुस्त हैं जी? गैरी क्रिस्टन सोच रहे हैं आगे मुआहदा कंटिन्यू ना करने का। देखिए गैरी क्रिस्टन जो है वो बहुत मशहूर जमाना कोच हैं, और वो आए हैं शायद इस वजह से आए थे कि उनको लगता था शायद पाकिस्तानी टीम जो है वो क्लिक कर जाएगी। लेकिन गैरी क्रिस्टन भी मायूस हो गए होंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, गैरी क्रिस्टन का प्राइम टाइम खत्म हो चुका है। पिछले 2 साल में उन्होंने जो कोचिंग की है वो सब ऐसी छोटी मोटी टीमों की की हैं, क्लबों की की हैं। अच्छा, खबर आपको दे दूं मैं, वैसे खबर ये है जो मुझ तक पहुंची है, एक गैरी क्रिस्टन ने टीम को डांटना तो था ही था, और बड़ा कैटेगोरिकली कहा है हैदर भाई कि आप लोगों को जो प्लान देता हूं, जो भी वो प्लान पर आप इंच बराबर अमल नहीं करते। आप लोगों को कोच की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद बहुत बड़े कोच हैं। ये कहा है उसने। एग्जैक्टली है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बात जो है राशिद लतीफ ने भी ये बात कही थी। राशिद लतीफ ने ये कहा था कि ये पाकिस्तान टीम को कोच की जरूरत नहीं है, यहाँ सारे कोचेस हैं, यहाँ अपनी मर्जी से खेलते हैं। देखिए यहाँ किसी की कोई सुनता नहीं है, उसको पता है
कि मुझे जो ये टाइम है इसको निकाल के पैसे कमा के निकल जाना है, फिर आगे कुछ और कर लेना है। अभी ये खत्म हुई है सीरीज, नेक्स्ट डे जो है वो कैरिबियन लीग शुरू होने वाली है, वहां चले जाएंगे, वहां से पैसे कमाएंगे, फिर वापस आएंगे तो उसके बाद फिर वो लंका लीग है। यानी क्रिकेट इतनी कमर्शलाइज हो गई कि इनको फिक्र ही नहीं है अब कुछ ना। अब क्रिकेट में क्वालिटी, स्टैंडर्ड, ये सब चीजें जो है बेमायने हो गई हैं। ये चीजें जो कहीं से आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया से या इंग्लैंड से, इंडिया से, वो सब पर्सनल एफर्ट से आ रही हैं। वो लोग पर्सनल एफर्ट करते हैं, अपने लिए कोशिश करते हैं। आप ये देखें, विराट कोहली कितना बड़ा बैट्समैन है पिछले 15-20 साल से, लेकिन उसकी बॉडी आपने देखी, फिजिक देखी कैसी है। और हमारे बाबर आजम जो है, उन्हें हम विराट कोहली कहते हैं पाकिस्तान का, अब उनकी बॉडी देख लें उनका क्या हाल है। तो ये सारी चीजें जो है आपको पर्सनल एफर्ट डालनी पड़ती है। जब आप पर्सनल एफर्ट नहीं डालते हैं, फिर उस पे कोच कोई भी आ जाए, ब्रैडमैन भी आ जाएगा ना, कुछ नहीं कर सकता है। जब चले तक मैं ज़रा ये बात साबिर, गैरी क्रिस्टन बड़ा एंग्री हुए, बनता भी था और क्या होना था, खुश तो होता नहीं कि ये क्या कर दिया आपने। तो उसने ये जो जुमला कहा है ना कि भाई आप खुद ही बहुत बड़े कोच हैं, तो लगता यही है सही जुमला है, जहाँ से भी खबर आई है लगता यही है कि सही जुमला है, और यही कहा होगा भाईजान आप लोग तो सारे सुपरस्टार हैं। भाई एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो अंडर 19 के बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा डेडिकेशन से खेलते हैं, आपको अग्रेसिवनेस उनकी नज़र आती है और थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से खेलते भी, उनको लगाव होता है एक पाकिस्तानी झंडे के साथ। अब अभी आप अंडर 19 का वर्ल्ड कप देख लें, इमर्जिंग एशिया कप देख लें, और ये सीनियर खिलाड़ियों को देख लें कि उस तरीके की जो सीरियसनेस है या जो अटैचमेंट है वो क्यों नहीं होती। तो देखें, इनको वाकई कोच की ज़रूरत नहीं है जिस तरीके से खेल रहे हैं। देखें, कोच तो वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे आके ये आपको कुछ सिखा सकते हैं। हाँ, आपको गाइड कर सकते हैं, आपके टफ टाइम्स में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। तो असल में आपको एक मेंटोर चाहिए होता है इस पर्टिकुलर लेवल पे। मगर देखिए, पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, इनके तो प्रॉब्लम्स काफ़ी अरसे से चलते आ रहे हैं। मैं तो इनफेक्ट कहूँगा कि हमारे असल में शुरू से लेके टॉप मैनेजमेंट की बात करूँगा, चाहे सिलेक्शन कमेटी हो, चाहे कोचेज़ हों, चाहे हमारे PCB चेयरमैन हो, देखिए हम लोग प्लानिंग सर नहीं करते। अभी जो ये जो 10, 12, 14 जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, इन छोटी टीमें भी देख लें, हर टीम के बेसेस सारे कवर हैं, हर टीम के पास स्पेशलिस्ट 1 से 2 स्पिनर्स हैं, हर टीम के पास फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है, हर टीम के पास 3 से 4 मिडिल ऑर्डर के प्रॉपर बैट्समैन है। कोई वो फिर मैं लफ्ज़ तो यूज़ नहीं करना चाहूँगा वो वाला, मगर हर किसी के पास प्रॉपर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, ओपनर्स हर किसी के पास फिक्स हैं। इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, मिचेल सेंटर कितने सालों से खेल रहा है, केन विलियमसन कितने सालों से कप्तान, वो तो उसने तो कोई इवेंट नहीं जिताया। एडम्स ऑस्ट्रेलिया को देख लें, उनका स्पिनर कितने सालों से खेल रहा है। अच्छा, एक और मजे की बात ये है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं अपने सिस्टम को दूसरों के साथ। ऐसा नहीं होता सर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाहे हमारे डोमेस्टिक की पिचेज़ हो, चाहे हमारे डोमेस्टिक की अंपायरिंग की क्वालिटी हो, चाहे सिलेक्शन क्राइटेरिया हो, हमें बाकियों से कंपेरिजन नहीं करना भाई। हमें तो पड़ोसियों से भी नहीं करना चाहिए। उनकी बड़ी जो रणजी ट्रॉफी होती है वो बड़ी हाई लेवल की है, उनके पास क्लास के खिलाड़ी हैं। तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखें, आप T20 स्पेशलिस्ट लड़के लेके आते हैं कि छक्के मारेंगे, चौके मारेंगे, उनका स्ट्राइक रेट ये होगा वो होगा, आपने देख लिया। आपको जो टेक्निकली साउंड बैट्समैन होगा वो हर पिच पे खेलेगा। अगर वो टेक्निकली, देखें पैट कमिंस तीनों फॉर्मेट खेलता है, रविंद्र जडेजा है वो तीनों फॉर्मेट खेलता है, इसके अलावा एडम जाम्पा है वो ODIs भी खेलता है, 50 ओवर वर्ल्ड कप भी खेलता है और T20s भी खेलता है। इसका मतलब कि जितना लंबा आप क्रिकेट खेलते हो, चाहे 4 डे क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट मैचेस हो, ODIs हो, वही आपके मेरी नज़र में जितना मैं समझता हूँ, साउथ शकील हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया। साउथ शकील वही है जिसने श्रीलंका में जाके आपको डबल सेंचुरी करके दी, इतनी मुश्किल पिचेस पे जाके 4-5 नंबर पे आपको लंबा स्कोर करके दिया। इसका मतलब वो टेक्निकली साउंड बैट्समैन है। PSL में उसने नए बॉल से भी अच्छी परफॉर्मेंस देके दिखाई, मगर आपने उसको नहीं उठाया, ठीक है, क्योंकि आपने उस्मान खान को लेके आना था। मैं फिर कहता हूँ साबिर, आप सऊद शकील को कह सकते हैं कि यार T20 का प्लेयर नहीं है, अब्दुल्ला शफीक को तो नहीं कह सकते यार, साहबजादा फरहान को तो नहीं कह सकते। सर अडॉप्टेबिलिटी इस्लाम भी आ जाती है। अगर आप हारिस रऊफ को 4 टेप बॉल से उस पर लेके आते हैं, आप ODIs में, ODI से आप सॉरी T20s में, T20 से आप ODIs में लेके आते हैं, देखिए आप समझते हो कि जिस बच्चे में टैलेंट है, जिसका फुटवर्क अच्छा है, जो टेक्निकली साउंड है, जो लंबे अर्से तक सर्वाइव कर सकता है, आपकी अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो उनकी जो छोटी मोटी गलतियां आप उनके ऊपर काम कर सकते हो। हमारा पाकिस्तानियों का मसला ये कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का 100 लेके अभी तक हम उसको जना वाह कर रहे हैं, ठीक है, 4-5 साल से फ़खर जमान को खिला रहे हैं। फ़खर जमान का वैसे अभी भी मैं बड़ा हामी हूँ, आपको अपनी टीम में मैच विनर गन प्लेयर चाहिए होता है, फ़खर जमान है। दूसरा मसला है कि हम 2 बॉलों शाहीन शाह अफरीदी को लेके हम अभी तक जना वाह कर रहे हैं। देखिए, आपको अल्टरनेटिव्स, बैकअप्स आपके पास होने चाहिए, हमारे पास नहीं है। हम प्लानिंग नहीं करते, हम वर्ल्ड कप के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक हम नहीं करते सर प्लानिंग। पिछला जो वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, हमें फास्ट बॉलर ऑलराउंडर चाहिए था, हमारे पास नहीं था, हमने मैचेस हारे। एक ब्रेक लेता हूँ मैं साबिर, में वापस आता हूँ ब्रेक से, फिर जरा मजीद बात भी करते हैं।
बाकी टीमों के भी जिक्र कर लेते हैं, बहुत हो गया, मैं तो थक गया हूँ इस पे बात कर करके। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आ वेलकम बैक जी। ज़रा ज़्यादा बात करेंगे। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब हम छोड़ते हैं, बहुत हो गया। और कितना गुस्सा कर लूँगा इन पे, ना तो शादाब से खेला जाता है ना किसी से। शादाब तो वो होता है ना कि तुम हो खाम खा इस टीम में, वो है, और भी बहुत हैं जो खाम खाई हैं इस टीम में। लेकिन चलें, इस पर हम फिर अगले बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी बात कर लेंगे काफ़ी। ये बताएं डॉक्टर साहब, स्ट्रॉन्गर टीम्स अगले मरहले की 8 कौन सी बड़ी अच्छी टीम्स देख रहे हैं? सर उससे पहले मैं हमारे जो पाकिस्तान के 2 मैचेस रहते हैं उसमें ओ नहीं करनी डॉक्टर साहब, नहीं करनी। जरा सी मुझे अगर इजाजत दे दें। अच्छा कर लें डॉक्टर साहब, कर लें। वो ये है कि आज मेरी बात हुई है जो कनाडा क्रिकेट के प्रेसिडेंट हैं अमजद बाजवा साहब से, तो न्यूयॉर्क में थे, उनकी आज मुलाकात भी हुई है हमारे चेयरमैन मतलब मोहसिन नकवी। हमारे 2 चेयरमैन आज मिले आपस में, एक कनाडा के चेयरमैन और एक पाकिस्तान क्रिकेट तो बोर्ड क्या के मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा कि भाई हार जाना प्लीज, एक मैच तो हार जाना? नहीं, ये शायद अदर वे राउंड हो जाए। तो बाजवा साहब मैंने यही पूछा था कि दूर रहना था उनसे, कहीं असर हो क्या पर साया पड़ जाए। तो कहते हैं नहीं जी नहीं, हम मैच जीत रहे हैं। इतने इतने कॉन्फिडेंट मैंने देखा अमजद बाजवा साहब को, उन्होंने कहा जी कि हम अगले राउंड में जा रहे हैं, हम आयरलैंड को आ चुके हैं, हम इंडिया को तो निपट ही लेंगे, पाकिस्तान का मैच तो है ही हमारा। मतलब इतने इंडिया को भी निपट लेंगे, कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए वैसे जी। तो उन्होंने कहा जी कि ये टीम तो अब जीतेगी नहीं ना, इसको तो हमने हराना ही हराना है, ये तो गया। तो बाकी रहा बात कि हम इंडिया को मैनेज कर लेंगे तो हम अगले राउंड में जाएंगे और आयरलैंड हरा देगा चूंकि यूएसए को, तो ऑटोमेटिकली कनाडा आगे। और इसमें कोई शक भी नहीं सर, कनाडा की बॉलिंग जिस तरह की है वो यूएसए के उससे मैच जरूर हार गई, लेकिन उनकी बॉलिंग बहुत बेहतर है यूएसए से। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए वो ऊपर के 2 बॉलर 3 बॉलर बल्कि वही काफी है, जेरेमी गॉर्डन, सना कलीम और सर वही हरा दें, वो भी हरा दें, कोई नहीं, हमने तो दुकान लगाई हुई है सर, जो आए अगले राउंड के लिए हम बैठे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का तो खैर आगे जाने के चांसेस नजर आ रहे हैं, और वैसे भी जाएं भी क्यों, इस परफॉर्मेंस पर जाना बनता भी नहीं है। ओके डॉक्टर साहब, टॉप 8 टीम्स की क्या बात करेंगे? कौन सी टॉप 8 टीम्स नजर आ रही हैं आपको अभी तक? अभी तक तो सर ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स है, इंडिया ऑफ कोर्स है, 2 तो है ही हैं। न्यूजीलैंड के चांसेस बहुत मादूम होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान जिस पर हमने सबसे कम बात की है, अफगानिस्तान की सर मैच्योरिटी और ग्रूमिंग और मेंटोरशिप सब कुछ जितनी हम चीजें इकट्ठी कर ले, राशिद खान की गुफ्तगू सुनिए, गुरबाज की गुफ्तगू सुन लीजिए, वो आपको बताएंगे कि मैच्योरिटी किस चीज का नाम है और क्रिकेट क्या होती है, किस कॉन्फिडेंस से। उन्होंने लास्ट मैच में सिर्फ 4 बॉलर के साथ न्यूजीलैंड की पूरी टीम को फटका दिया। सर वो भारतीय मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो सर हम भी कहीं खेल तो रहे थे, 70 साल से हम क्रिकेट तो खेल रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने जो मैसेज दिया मुझे वो बिल्कुल नजर आती है। मुझे वो 8 में नहीं नजर नहीं आती, मुझे वो 4 में नजर आती है। सेमीफाइनलिस्ट है, लग रहा है और वो बहुत तंग करेगी सारी टीमों को, किसी को नहीं छोड़ेगी। वेल सेड। हैदर भाई क्या कहते हैं सर, टॉप 8 टीम्स आपकी नजर में कौन सी हो सकती हैं? अरसलान, मैं तो 8 से ऊपर 4 में जाऊंगा सेमीफाइनल्स में। आपको 4 सेमीफाइनल के नाम बता देता हूँ, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये 4 टीमें सेमीफाइनल में होंगी। इंग्लैंड भी नहीं, साउथ अफ्रीका भी नहीं? नहीं। ये तो बड़ी बात है साबिर। इंग्लैंड क्वालिफाई नहीं करेगी, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेंगे। स्कॉटलैंड? जी सर सही कह रहे हैं बिल्कुल हैदर भाई, क्योंकि इंग्लैंड का भाई बड़ी बात है, ये बड़ा अलग अलग एक डिफरेंट ओपिनियन आ रहा है। स्कॉटलैंड प्लेइंग एक्सीलेंट, और अगर इंग्लैंड का मैच हो जाता तो मुझे लग रहा है मसला ही पड़ता है इंग्लैंड को। हाँ जी साबिर क्या कह रहे हैं? देखें अफगानिस्तान, देखें ऑस्ट्रेलिया तो हमेशा हर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड और कहीं ना कहीं भी लोग पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका को मिक्स कर दिया, न्यूजीलैंड इनफैक्ट, ये 4-5 टीमें तो होती ही होती हैं। मगर ये एक पॉजिटिव चीज़ है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस तरीके से यूएसए परफॉर्मेंस दे रही है, ठीक है, स्पेशली इस वर्ल्ड कप से पहले बांग्लादेश को हराया। अभी मेरा दिल ये है कि उसको आगे आना चाहिए, यूएसए को बनता भी है, राइट। उसके अलावा सर हाँ हमें भी हराया था। और अफगानिस्तान के जो जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रही है, एज ए टीम खेल रही है, हमेशा हमने सुना था कि राशिद खान, मगर अभी उनको फजल हक फारूकी को देख लें, रहमानुल्लाह गुरबाज को देख लें, रहमतुल्लाह को देख लें और करीम जन्नत को देख लें, 4-5-6 खिलाड़ी हैं जो कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उनके पास मैच को देख लें सर, क्या बैटिंग कर रहा है।
और उसके अलावा सर इंडिया है, और इंडिया को शॉक लगा होगा कल जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने बैटिंग की है कल। आगे आने वाले वक्त में उनको मुश्किल होगी, अगर इसी तरह की पिच साउथ अफ्रीका हो गई, ऑस्ट्रेलिया होगी, तो वो उनको बड़ा टफ टाइम देगी। यार और उससे बड़ा शौक इंडिया को ये लगना चाहिए कि हमने तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बॉलिंग नहीं की जितनी गंदी बैटिंग कर गया पाकिस्तान। उन्होंने कहा ना सर, सुनील गावस्कर ने कहा, रवि शास्त्री जिस तरीके के शॉर्ट सिलेक्शन थी, तो अदरवाइज उनका बॉलिंग हमने ठीक है अच्छी की, मगर आखिरी जो 7-8 ओवर थे अदरवाइज वो उन्होंने सर पांड्या की बॉल पे जिसपे आउट हुआ है फखर, जी आप सच बताएं वो बहुत डेंजरस बॉल थी। नहीं सर, वो देखें अब गेम अवेयरनेस इतना सीनियर खिलाड़ी, मैं तो हमेशा यही बात करता हूँ कि देखिए इस तरह की रिजवान जिस तरह बोल्ड हुआ है वो बहुत आला बॉल थी। नहीं सर, ये ठीक नए है, बच्चे बुमराह अच्छा इस्लाम बॉलर है, में मैं करें तो ना, मानता हूँ बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन जबरदस्ती की विकेट दी है ना। तो सर इसी को कहते हैं ना गेम अवेयरनेस। अब आपको कोच क्या समझाएगा, प्लान आपको क्या दिया होगा, मुझे तो ये समझ, अगर हम रन बॉल नहीं कर सकते, 120 स्कोर नहीं चेस कर सकते, इतना जबरदस्त चांस था हमें सुपर 8 में जाने के लिए, ये स्कोर हम 14, 15, 16 ओवरों में चेस, 18 ओवर में चेस कर लेते, फिर भी आपके पास 12 बॉलों बच जाती, अच्छा भला आपके पास एक मार्जिन हो जाता रन रेट। चलें जरा वापस आते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं, इंग्लैंड कह रहे हैं हैदर भाई कि इंग्लैंड उन्हें नहीं जाती नजर आ रही सेमीफाइनल में, आप भी ऐसा समझते हैं? जी मैं बिल्कुल हैदर भाई की बात से मुत्तफिक हूँ। इंग्लैंड मुझे आगे जाती नजर नहीं आ रही। आज स्कॉटलैंड ने जो मैच जीता है ओमान से, वो 13 ओवरों में उन्होंने जीता है। 150 रन उन्होंने 13 ओवरों में चेस किए हैं, तो वहां से वो मार्जिन 2.16। सर लेकिन आप ये कमाल देखें ओमान का भी कि वो भी 150 कर रही है। वो भी 150 कर रही है। आपका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। 2.16 नेट रन रेट पे चली गई है स्कॉटलैंड सर, सबसे ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये इंग्लैंड को बहुत टफ हो जाएगा इस मार्जिन को कवर करना, तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड लुढ़क जाएगी बाहर। अच्छा है हैदर भाई, ये बताएं यूएसए जाता देख रहे हैं अगले राउंड में? नहीं, यूएसए सुपर 8 में तो जाएगी जरूर। यूएसए और इंडिया क्वालिफाई करेंगे यहाँ से, जहां तक मैं समझता हूँ। लेकिन यूएसए सुपर 8 ग्रुप में जो है ना सेमीफाइनल तक पहुंचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप अफगानिस्तान जीत जाएगा। ये वर्ल्ड कप अफगानिस्तान जीत जाएगा, यहाँ इख्तिताम करेंगे भाई, बहुत बड़ा जुमला है हैदर भाई, बस ठीक है, ये हम कटवा के रखेंगे भाई, ये जुमला कटवा के रखेंगे। जब फाइनल्स होंगे और जीते ना जीते फाइनल में ही चला जाए तो हम ये चलाएंगे, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अफगानिस्तान अच्छा ज़रूर खेल रहा है, अफगानिस्तान का प्रॉब्लम उसका मिडिल ऑर्डर है। अफगानिस्तान मिडिल ऑर्डर पे मार खाएगा, ये आप लिख लें हैदर भाई, जहां कहते हैं मैं लिखने को तैयार हूं। जिस दिन रहमानुल्लाह गुरबाज और जदरान के बाद बोझ पड़ा, पूरी टीम बस्ट कर जाएगी सर 100 के अंदर अंदर, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर चल नहीं रहा है। मैं आपको बताऊं, वो 100 रन भी अगर टारगेट देंगे उसको भी वो डिफेंड कर लेंगे। ये तो कहा है कि 160 रन हम करेंगे किसी भी टीम के खिलाफ, तो बहुत बड़े रन है, बेशक जितनी बड़ी मर्जी। हाँ, नहीं ये तो मैं मानता हूँ बॉलिंग। थैंक यू सो मच हैदर भाई, मजा आया। डॉक्टर हफीज साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साबिर हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात और बाकी मैचेस पर करेंगे बात। और मेरी नज़र में तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया किसी को नहीं बख्शेगी, ये वर्ल्ड कप शायद ऑस्ट्रेलिया का हो। हाँ, मैं आज कह रहा हूँ, लेकिन आगे आने वाले दिनों में देख लेंगे क्या होता है, ये तो मेरा अपना ख्याल है। वापस आते हैं जी, कल फिर होगी इंशाल्लाह मुलाकात। आज के लिए इतना ही।